हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का अस्मिता स्टार चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि ये चैनल मैंने मोस्टली टीजीटी गृह विज्ञान के लिए बनाया हुआ है। और मेरे जितने भी साथी, मेरी बहनें जो भी किसी कारणवश वो अपना नोट्स गृह विज्ञान का नहीं बना पाए हैं, तो वो मेरे नोट से एक अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आई थिंक पार्ट 7 हमारा था, जिसमें हमने रसोई घर और नक्शे के बारे में पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे भवन निर्माण योजना के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छा लगे तो एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। तो चलिए, भवन निर्माण योजना। भवन निर्माण योजना क्या है? भवन निर्माण से पहले निश्चित योजना, नक्शा आदि का, ताकि गृह निर्माणकर्ता अपनी आवश्यकतानुसार भवन निर्माण करा सके। भवन निर्माण कार्य कुशल व्यक्तियों की सहायता से करना चाहिए। इसमें कई प्रकार की सावधानियों को करना चाहिए, अर्थात गृह निर्माण कार्य या दायित्व क्षेत्र विशेष के जानकार, समझदार एवं विवेकपूर्ण दूरदर्शी व्यक्ति से कराना चाहिए। अब आपका है भवन निर्माण योजना बनाते समय ध्यान योग्य तथ्य, जिसमें आपका है भूखंड का चयन। भूखंड का चुनाव करते समय ध्यान देना चाहिए कि भूखंड ऊंचा हो, रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था हो, अधिक आबादी न हो, तालाब, नाले, पोखरे इत्यादि के पास भूखंड न हो, फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि भूखंड से दूर हों, हॉस्पिटल, विद्यालय, बैंक इत्यादि की दूरी 8 किलोमीटर तक हो, पानी का बहाव घर के विपरीत हो, वातावरण शांत व स्वच्छ हो, बहुत बड़े बड़े पेड़ या इमारतें भूखंड के आसपास न हों, भूखंड गंदी बस्ती या पतली गलियों में न हो। अब आपका है भूमि का चयन। आपका इसमें अच्छी भूमि और अनुपयुक्त भूमि। अच्छी भूमि में आपका रेतीली भूमि, कंकरीली व पथरीली भूमि, और इसमें आपका भराई बनाई भूमि, चिकनी भूमि, और इसी में आपका है चूने व मैंगनीज युक्त भूमि। रेतीली भूमि में क्या है? भवन निर्माण हेतु सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पानी को अवशोषित करने की अद्भुत क्षमता है, जिसके कारण घर में नमी नहीं रहती, जो कि घर की एक मुख्य विशेषता है। रेतीली भूमि पर मकान बनवाते समय गहरी एवं चौड़ी नींव खोदी जाती है। कंकरीली एवं पथरीली भूमि, यह भूमि भी रेतीली भूमि की तरह उपयुक्त मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी रिस रिस कर ज़मीन की तहों में अंदर चला जाता है, जिससे मकान में सीलन नहीं रहती। इस मिट्टी पर बना मकान दिन में अधिक गर्म होता है। इस प्रकार की मिट्टी में नींव को अधिक गहरा खोदने की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु नींव में चौड़ाई होनी चाहिए। चूना एवं मैंगनीज युक्त भूमि, यह भूमि भी घर बनवाने की दृष्टि से उपयुक्त मानी जाती है। इसमें भी सीलन नहीं रहती, साथ ही मकान मजबूत व सुदृढ़ बनता है। भराई वाली भूमि, इसे बनाई गई भूमि भी कहा जाता है। इसे भराई गई, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे मतलब बनाई गई नई भूमि भी कहा जाता है। यह मजबूती तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयुक्त नहीं होती। ऐसी भूमि का निर्माण कूड़े करकट, कंकड़ पत्थर इत्यादि को तालाब या गड्ढे में डालकर भूमि तैयार की जाती है। ऐसी भूमि कई हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं, जो कि हानिकारक होती हैं। अब आपका है चिकनी भूमि। भवन निर्माण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं होती। ऐसी भूमि में पानी को काफ़ी समय तक सोखने तथा उन्हें सुखाने का गुण नहीं होता, जिससे मकान में प्रायः सीलन देखने को मिलती है। साथ ही नींव कमज़ोर होकर धंस जाती है। अब यहीं पे है आपका आमुख दिशा विन्यास। इसका शाब्दिक अर्थ आसमान के पूर्वी मांग की स्थिति से है।
RS देशपांडे के अनुसार उचित आमुख से आशय एक भवन के नक्शे को इस प्रकार निर्धारित करना अथवा मुख प्रदान करने से है जिसके द्वारा उसमें वास करने वाले लोगों को प्राकृतिक संपदा जैसे सूर्य, हवा तथा वर्षा जो कुछ भी उनके लिए अच्छा है उनका आनंद उठा सकें तथा जो अहितकर है उसे हटा सकें। दक्षिण दिशा वाले मुख का घर ठंडे प्रदेश के लिए उपयुक्त होता है। गर्म प्रदेश के लिए उत्तर दिशा का घर उपयुक्त होता है। पर्याप्त वायु संवातन एवं रोशनी की दृष्टि से पूर्व पश्चिम का आमुख अच्छा होता है। मकान की बनावट। एक मकान के लिए जिस प्रकार भूखंड का सही होना आवश्यक है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उसकी बनावट होती है। भवन का बाहरी खुला स्थान। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 40x60 फीट है तो मकान के बाहर की तरफ 10 से 12 फीट जगह तथा मकान के पीछे की तरफ 8 से 10 फीट जमीन छोड़ देनी चाहिए। नींव कड़ी करने हेतु आधार में सीमेंट, लोहा, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े आदि से भरना चाहिए। यद्यपि नींव की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई मकान की ऊंचाई पर निर्भर करती है, परंतु फिर भी दीवार खड़ी करने के लिए 4 से 5 फीट गहरा एवं दीवार की चौड़ाई से 4 गुना चौड़ी नींव जरूर डालनी चाहिए। 4 गुना। इसे में आपका है प्लिंथ। प्लिंथ क्या है? इसे कुर्सी भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई सड़क से कम 4 से 5 फीट ऊंचा होना चाहिए क्योंकि समय के साथ साथ सड़क भरती जाती है तथा कुछ वर्षों बाद सड़क एवं मकान के मंच एक सतह तक आ जाते हैं, इसलिए मंच ऊंचा रखना जरूरी होता है। अब इसी में आपका है पानी की व्यवस्था। पीने योग्य स्वच्छ जल, जल की निकासी और इसमें आपका बिजली है, निकास है। बाकी इससे संबंधित प्रश्न हैं जो कि जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब उसमें कराया जाएगा। ठीक है। अब आपका आते हैं हम भवन निर्माण की सामग्री पे। भवन निर्माण के लिए कई प्रकार की सामग्रियों की आवश्यकता होती है। भवन सामग्री भवन को एक आधारभूत ढांचा प्रदान करने, इसके बाह्य और आंतरिक स्वरूप को सुंदर, आकर्षक, ऐश्वर्यशाली एवं अलौकिक बनाने में प्रयोग की जाती है। अब ईंट क्या है, जिसको हम ब्रिक्स भी बोलते हैं, मिट्टी, जल, बालू। अब इसमें आपका जो है कि लोहा, एल्युमिनियम, सिलिका, मैग्नीशिया, चूना, ये सारी चीज़ें हैं। अब आपका इसी में है भवन निर्माण हेतु ईंटों का प्रयोग अत्यंत प्राचीन समय से होता आ रहा है। ईंटों से बना घर मजबूत होता है। इसका उपयोग आंतरिक एवं बाह्य दीवार बनाने में, फर्श बनाने में, प्लेटफॉर्म बनाने में किया जाता है। ईंट की संरचना। ईंट में कई सामग्रियों का मिश्रण होता है। ईंट बनाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है, परंतु मुख्यतः ऐसी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है जिसमें बालू के कण उपस्थित हों, परंतु बहुत अधिक बालू वाली मिट्टी का प्रयोग भी अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि इससे ईंट भुरभुरा व कमजोर हो जाती है। अब इसी में आपका पहला है लोहा, लौह ऑक्साइड। इसी के कारण ईंट पकने पर लाल रंग का हो जाता है। जिस मिट्टी में लौह ऑक्साइड उपस्थित नहीं होता है उसमें अलग से मिलाना पड़ता है। एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। यह ईंट को साँचे में ढालने के लिए आवश्यक होता है। यह मिट्टी में लचीलापन उत्पन्न करता है जिससे मिट्टी साँचे के अनुसार व्यवस्थित हो जाए। सिलिका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह ईंट को आकृति प्रदान करने तथा साथ ही साथ चटकने व सिकुड़ने से रोकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पीलापन प्रदान करने में उपयोग होता है। इसी में आपका चूना, यह कैल्शियम का ऑक्साइड होता है तथा ईंट को सिकुड़ने से रोकता है। ईंट का आकार। आवास निर्माण में ईंट के विभिन्न प्रकार देखने को मिलते हैं, परंतु सामान्य आकार 9x4.5x3 देखने को मिलता है, परंतु कभी कभी आकार में भिन्नता लाते हुए इसकी संरचना 10x5x3 हो सकती है। अब इसी से जुड़े आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये था आप लोगों का भवन निर्माण, जो कि बहुत छोटा है।
और ठीक है। अब हम आप आते हैं वेंटिलेशन पे, जिसको हम कहते हैं संवातन। तो संवातन क्या है? वायु, कई गैसों का मिश्रण वायु कहलाता है। इन गैसों में O2, N2 तथा CO2 मुख्य होते हैं। वायु में 20.95%, O2 78.8%, N2 तथा 0.03% CO2 तथा 0.04% जल वाष्प, 0.09% अन्य गैस हीलियम, आर्गन, NH3 इत्यादि उपस्थित होते हैं। अब इसी में है आपका ऑर्गन गैस। यह वायु में मिली हुई जीवनदायिनी या प्राणदायिनी गैस है, परंतु वायु संगठन में इसकी मात्रा N2 से कम होती है। इसका कारण O2 की ज्वलनशीलता है। यह वस्तुओं के जलने में सहायक होती है। यदि किसी बॉक्स में सिर्फ O2 भर दी जाए और कोई वस्तु उसमें डाल दी जाए तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगी। अब आपका है नाइट्रोजन गैस। यह ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में N2 गैस ही O2 की तीव्रता को कम करके उसे सांस लेने योग्य बनाती है। कुछ पेड़ पौधे N2 ग्रहण करते हैं, उसमें यह प्रोटीन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जो कि भोजन का एक आवश्यक तत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड, यह गैस वायु में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। यह श्वसन क्रिया तथा ज्वलन क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह अपने स्वतंत्र रूप में मनुष्य के लिए हानिकारक होती है, परंतु पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करके यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके इससे कार्बोहाइड्रेट संश्लेषित करते हैं तथा मनुष्य के लिए यह बहुत उपयोगी होता है। आपका है जलवाष्प। वायुमंडल के ताप के अनुसार वायु में वाष्प के कण होते हैं। यह O2 की तीव्रता को कम करते हैं। गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में वायु में जलवाष्प के कण अधिक होते हैं। आपका है संवातन। संवातन आपके दो प्रकार हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक में आपका चूसड़ है, ताप में नियंत्रण है, विसरण है, तारा है, सतह है। चूसड़ यानी दबाव, विसरण यानी फैलाना, तारा यानी क्रिया, सतह यानी धाराएं। कृत्रिम में निर्वात है, प्लीनल है, मिश्रित है। धाराएं क्या? गैस हवाओं की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं, बड़ी हवा नीचे की ओर जाती है। संवातन। संवातन का अर्थ यदि सरल शब्दों में समझा जाए तो घर के वातावरण में उपस्थित गर्मी, नमी इत्यादि को समाप्त करना ही संवातन है। संवातन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कमरे के अंदर तथा बाहर के तापमान में या वायु के बीच संतुलन बनाया जाता है। का संवातन दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संवातन और कृत्रिम संवातन। प्राकृतिक संवातन क्या है? जब प्रकृति में छिपी हुई शक्ति को वायु प्रसरण के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे ही प्राकृतिक संवातन कहते हैं। आपका उसी में पहला पॉइंट चूसड़। गर्म वायु का दबाव के कारण बाहर निकलना तथा ठंडी हवा का प्रवेश करना व गर्म हवा की जगह लेना ही चूसड़ संवातन कहलाता है। अब ताप में नियंत्रण। इसमें गर्म वायु हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती है तथा रिक्त स्थान ठंडी हवा ग्रहण कर लेती है। इस व्यवस्था में अंदर व बाहर के तापमान में जो अंतर होता है वह वायु के स्वगुण के कारण ताप में नियंत्रण बना लेता है। विसरण। इसमें पदार्थ अपनी मौलिक क्रिया यानी फैलने की क्रिया के आधार पर संवातन को सफल बनाते हैं। इस क्रिया में गर्म हवा स्वतः फैलकर ठंडी हवा यानी शुद्ध हवा को अंदर आने देती है। हवा का फैलाव ही विसरण है। अब आपका है कृत्रिम संवातन। जिन स्थानों में प्राकृतिक संवातन व्यवस्था पर्याप्त एवं सुविधाजनक नहीं होती, जैसे सिनेमा हॉल, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहाँ न तो पारगामी संवातन व्यवस्था सुविधाजनक होती है और न ही पूरे समय खिड़की दरवाजे खोलना संभव है। उन स्थानों पर कृत्रिम संवातन द्वारा वायु का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके लिए यंत्रों व बिजली की सहायता से वायु के आगमन व निष्कासन की व्यवस्था की जाती है। क्या है? निर्वात व्यवस्था। इसमें कमरे से वायु बाहर फेंकने वाले पंखों का प्रयोग किया जाता है। इन पंखों के द्वारा कमरे की दूषित वायु बाहर फेंक दी जाती है और शुद्ध ताजी हवा उसका स्थान ग्रहण कर लेती है। प्लीनल क्या है?
इसमें बिजली के साधारण पंखों का प्रयोग किया जाता है। यह दबाव के साथ वायु को नीचे ढकेलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अशुद्ध वायु बाहर निकल जाती है, अर्थात शुद्ध व ताज़ी हवा का दबाव के साथ ढकेला जाना ही प्लीनल व्यवस्था कहलाता है। अब इसी में आपका है मिश्रित व्यवस्था। इस व्यवस्था में निर्वातक पंखे का बिजली के पंखे का प्रयोग एक साथ किया जाता है। इसमें निर्वातक पंखों का प्रयोग गर्म वायु को बाहर निकालने तथा दीवार के साधारण पंखे वायु की गति को बढ़ाकर शीतल बनाते हैं। वातानुकूल उपकरण, यह मिश्रित संवातन व्यवस्था के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह एक विशेष प्रकार का विद्युत चलित यंत्र है जो कि वर्तमान समय में बहुतायत में प्रयोग किया जा रहा है। इसके 3 कार्य हैं। कमरे से दूषित वायु यानी गर्म वायु को बाहर खींचना, वायु को उचित नमी तथा शीतलता प्रदान करते हुए हवा को स्वच्छ बनाना, शुद्ध ठंडी वायु को कमरे में भेजना। अब आपका नोट है इसी में, एसी से CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है जो कि पर्यावरण प्रदूषण तथा ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। यदि CFC को डिफ्लोरोकार्बन में बदल दिया जाए तो यह गैस पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब आपका संवातन संबंधी विचारधारा, कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई जितनी अधिक होगी, कमरे में अशुद्धि की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। कमरे में रहने वाले लोगों की संख्या जितनी अधिक होगी, वायु में अशुद्धियां भी उतनी अधिक होंगी। कमरे में जितनी मात्रा में अशुद्धियां होंगी, उतनी ही मात्रा में शुद्ध हवा की आवश्यकता होगी। कमरे में उपस्थित वायु में ऊष्मा की मात्रा जितनी अधिक होगी, उतनी मात्रा में शीतल वायु की आवश्यकता होगी। ठोस वस्तुओं एवं सामानों की मात्रा जितनी अधिक होगी, अशुद्ध वायु भी उतनी ही अधिक होगी और अशुद्ध वायु को कमरे से निकालने के लिए उतनी मात्रा में शुद्ध वायु की आवश्यकता होगी। संवातन का उद्देश्य तथा उपयुक्त संवातन की दशाएं। संवातन व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कमरे में एकत्र अशुद्ध वायु को निकालने तथा उसके स्थान पर ताजी एवं शुद्ध वायु को पहुंचाना होता है। संवातन संतोषजनक हो, इसके लिए निम्न दशाओं का होना आवश्यक है। बाहर से शुद्ध वायु अंदर आ सके, कमरे की वायु में गतिशीलता बनी रहे, वायु को दूषित करने वाली गैसों, धूल कण, जल वाष्प, रोगाणु आदि से मुक्त करने में वे सहायक हों। संवातन के लिए खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति। पारगामी संवातन, क्रॉस वेंटिलेशन, यह अत्यंत प्रभावी तथा स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। जहाँ तक हो सके कमरों में पारगामी संवातन अर्थात आमने सामने खिड़की दरवाजे होने से वायु का शुद्धिकरण अपेक्षाकृत अधिक प्रभावपूर्ण होता है, क्योंकि कम से कम समय में अशुद्ध वायु का निष्कासन तथा शुद्ध वायु का आगमन होता रहता है। संवातन का सिद्धांत। संवातन का सिद्धांत यह है कि सांस लेने से हमारे आसपास की हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है। यदि कमरे के ऊपरी भाग में रोशनदान व छत में चिमनी की व्यवस्था होती है तथा नीचे दीवारों में दरवाजे या खिड़कियां होती हैं, तो अशुद्ध गर्म वायु हल्की होकर रोशनदानों व चिमनियों से होकर बाहर निकल जाती है तथा उनके स्थान पर दरवाजे व खिड़कियों से होकर शुद्ध हवा कमरे में प्रवेश कर जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज हमारा यहीं तक रहेगा और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो अपने हर वीडियो की तरह मैं इसको भी शॉर्ट्स में डाल दूँगी, वहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट हम कल पढ़ते हैं और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच और एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।